क्यों? मेरे वजह से? मैं मना थोड़ी किया हूं। अब मेरे को तुम लोग चिढ़ाओगे तो क्या मैं खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री क्लास बोलना बंद कर दूंगा? नहीं ना। हाँ, फिर एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है? हाँ। बात नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग वुड्स रिएक्शन तक देख लिए थे ना, ठीक है? दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं बी, रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। नेट रिएक्शन देख लो। अगर किसी एल्केन की रिएक्शन मैं मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से कर दूं तो हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। एल्किल हैलाइड करना है यहाँ, एल्केन नहीं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से कर दूं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है RMgX। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। वापस से इसकी रिएक्शन अगर एल्केन से कर दूं, एल्केन नहीं, एल्किल हैलाइड से, तो गौर से देखना, ये बॉन्ड फॉर्म होगा और साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा बेटा? एल्केन। लिख लो। चलो, हो गया यहाँ तक? ठीक है। तीसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं। सब कुछ सेम रहता है ना जैसा वुड्स रिएक्शन में है ना? रेडिकल कॉम्बिनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सारी बातें सेम है। जल्दी सी हम लोग देखने जा रहे हैं, रिएक्शन विद जिंक और ड्राई ईथर। सब कुछ वुड्स रिएक्शन जैसा ही चलेगा। तो एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जिंक और ड्राई ईथर से अगर मैं करता हूं तो मेरे पास में बनेगा R2Zn, ठीक है? और RZnX, ये दो चीजें बनती है, R2Zn और RZnX, ठीक है? ये हमारे पास काम की चीज है, इसको बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। ठीक है? ये जो R2ZnX बन रहा है, नहीं R2Zn बन रहा है, ये वापस से एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये बॉन्ड फॉर्म करेगा और R बना लेगा, एल्केन बना लेगा। और ये एक R बच गया, एक Zn और X मिल करके वापस से RZnX का सॉल्ट बना देंगे। ये गिलमैन रिएजेंट मैंने इसमें लिखाया था क्या? R2Zn में लिखा दिया था क्या? करेक्शन है, ये गिलमैन रिएजेंट नहीं है, इसके बाद का है, सब सुधार लेना ना। कोरेहाउस सिंथेसिस में बनेगा गिलमैन्स रिएजेंट। इस रिएक्शन को क्या बोले थे? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसका नाम है फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। R2Zn को क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। सुधार लेना सब, हाँ? ठीक है अंजलि? चलो, हो गया क्या? घर जाएगी? नहीं, पक्का? डी, रिएक्शन विद, बोल, घर जाके रिवीजन किया ऑर्गेनिक, सच बता, पक्का? वेरी गुड। इसको बोलते हैं कोरेहाउस सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? कोरेहाउस।
देखो एल्किल हैलाइड जो है सबसे पहले लिथियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट करता है, और एल्किल है ना, यहाँ पर एल्केल और लिथियम एक साथ कंबाइंड हो जाता है, फिर कॉपर आयोडाइड के साथ ये रिएक्ट करके R2Cu Li बनाता है। क्या बनाता है? R2Cu Li। इसको बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट। मैंने बाई मिस्टेक सुबह की क्लास में R2Zn को बोल दिया था, बोला था क्या? हाँ, सुधार लेना उसको। ये है गिलमैन्स रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन वापस से एल्काइल हैलाइड के साथ करूँगा तो ये अटैक करके इसको रिलीज कर देगा, RR बन जाएगा, यानी एल्केन बन जाएगा। सब में क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। देख के बता, उसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2, लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंग उन्होंने 2 आंसर दिया था, है कि नहीं? लेकिन वो कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन था, उस साल बोनस जाना था, या दोनों आंसर ही करेक्ट थे उसमें, ठीक है? तो आंसर उसके दोनों ही होंगे। आई इफेक्ट का जो ऑर्डर था -I का, हाँ, चलो इस मैकेनिज्म का लास्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। डी तक तो हमने रिएक्शन देखा जो सिमिलर था, एक और ऐसा ही मिलता जुलता रिएक्शन है, ठीक है? इसको बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये नाम तो सुने होंगे। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है? R1COO और यहाँ पर Na, सोडियम एसीटेट सॉल्ट लिया अपन ने, पोटेशियम भी ले सकते हैं, हमने सोडियम ले लिया। यहाँ R2COO Na, ये सॉल्ट है, Na+O-, Na+O-, ठीक है? और एक्वस मीडियम लिया है। क्या लिया? एक्वस मीडियम। अब इस पूरे कंटेनर में मैं क्या करूँगा? करंट पास करूँगा। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा, पढ़े हो नहीं पढ़े? ठीक है ना? इलेक्ट्रोलिसिस अगर करूँगा तो सबसे पहले एट एनोड, एनोड में क्या होगा? बोलो। ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा बताओ? किसका होगा? एनायन का। किसका? एनायन का। यहाँ एनायन कौन कौन है? एक तो वाटर में OH- होगा और दूसरा CH3COO-, या मैं बोलूँ तो R1COO- या R2COO-, यही है। तो सबसे पहले वो जाएगा जिसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो बेटा, तो वो कौन होगा हमारे पास में? R1COO-, इनके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो R1COO- प्लस R2COO-, ये डिस्चार्ज होकर के हमें देता है R1R1 प्लस R2R2 प्लस R1R2, और साथ ही साथ CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड में रिलीज होने वाली गैस कौन सी है? तो वो कौन सी है बेटा? CO2 गैस, ठीक है। कैथोड में कौन डिस्चार्ज होगा बताओ? कैटायन। कैथोड में कौन? कैटायन। और यहाँ पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? कैटायन का रिडक्शन होगा। कैटायन हमारे पास कौन कौन है बताओ? Na+ है। कौन है? Na+ और H+। इसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल H+ का कम होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन ठूस लेगा और यहाँ पर क्या बना देगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। तो कई बार ये पूछा गया है कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड में कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। और कैथोड में कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस। मीडियम के अंदर क्या बचा हुआ है? गौर से देखो, ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, क्या बन जाएगा? NaOH। NaOH इन सॉल्यूशन। अब NaOH बन रहा है तो मीडियम का बेसिक है ना, NaOH क्या है? बेस है, तो pH क्या होगा बताओ? इंक्रीज होगा। pH क्या होगा? इंक्रीज होगा। लिख लो। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था किसी ज़माने में, क्या तुम्हें याद है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट,
था ना कुछ ऐसा? हाँ, याद आ रहा है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ना? इस जन्म में पढ़े थे क्या कि पिछले जन्म की यादें हैं वो सब? हाँ, इसी जन्म का। अच्छा, अब देखो, अगर मैं फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, तो यहाँ क्या होगा? H होगा। यहाँ क्या होगा? H होगा। अब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा, HCO माइनस HCO माइनस, ये CO2 दिया, ये CO2 दिया, H और H जुड़ करके क्या दिया? हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लूँ तो कैथोड में भी हाइड्रोजन गैस, एनोड में भी हाइड्रोजन गैस। ये समझ में आया क्या? इस पॉइंट से वो कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में बार बार पूछता है कहाँ कौन सी गैस रिलीज होती है। एनोड में CO2 और कैथोड में क्या है? हाइड्रोजन गैस। लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, एट एनोड। एनोड पे क्या बना बताओ? एनोड में CO2 गैस रिलीज हुई और साथ ही साथ क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन, ठीक है? कैथोड पे कौन? हाइड्रोजन गैस प्लस NaOH को भी कई लोग ना कैथोड में लिख देते हैं, मेटल अट्रैक्ट होता है ना उसी डायरेक्शन में, तो वहीं ज़्यादा इसकी डेंसिटी दिखती है। तो कैथोड पे क्या मिला? हाइड्रोजन गैस और NaOH। अगला पॉइंट लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड सॉल्ट, फॉर्मिक एसिड salt gives hydrogen gas at cathode and anode। कमेटी दरवाजा लगा देना अच्छे से, मंकी। हाँ है, हाँ, झंडू बाम नहीं मांग रहा हूँ, वो टूटेगा कब यार? ठीक है, आगे लिखेंगे pH इंक्रीज विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। pH इंक्रीज बात नहीं करो, विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH। NaOH बनने की वजह से क्या होगा बेटा? रिएक्शन फॉरवर्ड, रिएक्शन में क्या होगा? pH बढ़ेगा, ठीक है? आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के टाइप कितने होते हैं? आन्या, एम सिन्हा, शुभी पांडा, निधि, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के टाइप कितने होते हैं? जितने टाइप के हमारे क्या होते हैं? वुड्स रिएक्शन होते हैं। वुड्स रिएक्शन का जो आप टाइप देखे, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड वाला, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? मोनोएसिटेट और डाईएसिटेट हो जाएगा, सिंपल और मिक्स्ड। और अगर डाईएसिटेट है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? साइक्लिक या अनसैचुरेटेड, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। बस वहाँ हेलोजन था, यहाँ पर COONA लगा रहेगा हेलोजन की जगह। समझ रहे हो ना? बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। ठीक? अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो आपके NCERT में तो नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। इस कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में साइड प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, लिखेंगे साइड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास CH3 CH2 COO माइनस Na प्लस ये सॉल्ट था, ठीक है? तो एट एनोड, एनोड पे क्या बनेगा?
CH3 CH2 COO माइनस यहाँ जाएगा, बोलो जाएगा ना, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ CH3 CH2, ठीक है, माइनस और Na प्लस है, क्या है बेटा, Na प्लस, यही है ना। अब अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सोचो, हम लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा हुआ वहाँ पे, तो क्या होगा, बॉन्ड बीच से टूटेगा, CH3 CH2 COO फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COO फ्री रेडिकल। अब ये आगे क्या करता है बेटा, COO फ्री रेडिकल जो है यहाँ पर आगे ये टूट जाता है, किस में टूटता है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल में, और साथ ही साथ किस में बेटा, CO2। क्लियर है। अब दो चीज़ें पॉसिबल है, इसमें रेडिकल कॉम्बिनेशन हो सकता है, रेडिकल कॉम्बिनेशन होगा तो CH3 CH2 CH2 CH3। अरे मैंने आपको एक बात बताया क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे, है कि नहीं, खूब सारे प्रोडक्ट बनते हैं, छाटने के लिए तैयार रहना है। और रेडिकल अगर डिसप्रोपोर्शनेशन हो गया तो एक बनेगा CH3, है ना, CH3, तो दूसरा क्या बनेगा हमारे पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एक कॉम्बिनेशन ये भी होता है, ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल इससे वापस से कंबाइंड हो जाता है, CH3 CH2 ये हो जाता है COO, यही था फ्री रेडिकल, इससे ये वापस से कंबाइंड हो जाता है और CH2 CH3 बना लेता है। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है। ये टूटा इन दोनों में, और ये जो टूटा ये वापस से इससे कंबाइंड हो सकता है, तो ये बना, और ये खुद रेडिकल कॉम्बिनेशन रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है। समझ में आया। तो हमारे पास टोटल साइड प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, एक तो ये हुआ, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, ये होगा, मतलब वो तो दो बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये 1 2 3 और ये 4 साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, रेडिकल कॉम्बिनेशन रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन में कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा माइनर होगा, हाँ कौन सा मेन प्रोडक्ट होगा बताओ, रेडिकल कॉम्बिनेशन वाला, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री में रेडिकल कॉम्बिनेशन होता है, 3 डिग्री में रेडिकल डिस्प्रोपोर्शन होता है। तो ये हमारे पास में मेन प्रोडक्ट होगा, और ये लोग क्या होंगे बेटा, साइड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएंगे। क्या हुआ शर्मा जी, कौन सा था, ई ना, एफ हम लोग देखने जा रहे हैं, हंस-डिकर रिएक्शन, लास्ट बोल के 3-4 ठो बता दिया, ठीक है, हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन एक्चुअली जैसे कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में RCOONA था, यहाँ पर लिया जाता है RCOOAg, सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है, सिल्वर एसीटेट लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, सिल्वर एसीटेट। क्लियर है। इसकी रिएक्शन Br2CCl4 से कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा, Br2CCl4, लेकिन साथ में ना सनलाइट भी लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, सनलाइट, Br2CCl4 सनलाइट। तो हमारे पास में यहाँ पर RBr बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RBr। CO2 गैस बन करके उड़ जाती है, क्या बन जाती है, गैस बन करके उड़ जाती है, और AgBr जो है वो सॉल्ट बन करके नीचे बैठ जाता है। तो AgBr सॉल्ट बन करके नीचे बैठ गया। AgBr का कलर क्या होता है, AgF नो पीपीटी, AgCl वाइट पीपीटी, AgBr पेल येलो पीपीटी, और AgI येलो पीपीटी बनाती है, ये पेल येलो पीपीटी बनाती है। तो ये तो पीपीटी बना के नीचे बैठ गई हंस-डिकर रिएक्शन में, AgBr, CO2 गैस बन के उड़ गई, जो बच गया सोल्यूशन में वो क्या होगा बेटा, एकदम भयंकर बिल्कुल प्योर RBr एल्किल ब्रोमाइड होगा, और बहुत अच्छी क्वांटिटी मिलता है, गुड यील्ड है। इसलिए इसको ना बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन माना जाता है एल्किल ब्रोमाइड का। नेम क्या है इस रिएक्शन का, हंस-डिकर रिएक्शन। ठीक है, तो हमने जितने भी नेमिंग रिएक्शन फ्री रेडिकल में जाना वो सब कंप्लीट होता है। यहाँ पे फ्री रेडिकल में क्या क्या बातें हुई शुरू से जान लो, सुन लो। सबसे पहले हमने फ्री रेडिकल क्या देखा,
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल लगता है। कौन पहले अटैक करता है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अच्छा, HBr और पेरोक्साइड ही ये दिखाता है। क्यों? क्योंकि Cp1 और Cp2 दोनों ही एक्सोथर्मिक होना जरूरी है, जो कि HBr के केस में ही पॉसिबल है। फिर हमने देखा बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें देखा हेलोजिनेशन। दादा सो मत, हेलोजिनेशन में हम लोगों ने देखा फ्लोरिनेशन के लिए हमको क्या मिलाना पड़ता है? नाइट्रोजन गैस, और एक्सोथर्मिक होता है। फिर हमने देखा ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन आसान है, लेकिन सारे ही प्रोडक्ट बनेंगे। और फिर हमने देखा आयोडीनेशन, आयोडीनेशन में HiO3 या HNO3 मिलाते हैं ताकि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ सके। फिर हमने एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन देखा। एलाइलिक और बेंजाइलिक साइट में अगर हेलोजिनेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट लेना पड़ेगा। लो कंसंट्रेशन में Br2Cl2 और साथ में HNO या हाई टेम्परेचर, N ब्रोमोसक्सेनामाइड या N क्लोरोसक्सेनामाइड, और फिर SO2Cl2 भी लिया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो उसके बाद वहां पर एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन हो जाएगा। दोनों फैन बंद करो। हाँ, उसके बाद वाला भी। हाँ, बस बस बस, ठीक है। तो सुनो, उसके बाद यहाँ तक तो हो गया बेंजाइलिक एलाइलिक हेलोजिनेशन के बारे में। फिर हमने देखा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? हीट, प्रेशर, कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं और साथ ही साथ क्या लेना पड़ता है? वेपर फेज। तो यहाँ क्रैकिंग हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। फिर सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4, SO3 लेते हैं। SO3 फिजिबिलिटी रिएक्शन की इंक्रीज कर देता है। क्यों? जो बना हुआ वाटर है उससे रिएक्ट करके वापस से H2SO4 फॉर्म करने लगता है। अच्छा, 6 मेंबर कार्बन या उससे ज़्यादा में वैलिड है, लेकिन अगर 6 मेंबर से कम है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन का होना जरूरी है। फिर हमने रीड रिएक्शन देखी, नेमिंग रिएक्शन। रीड रिएक्शन में R है ना, SO2Cl बनता है। बोलो बनता है ना? ठीक है। फिर कुछ नेमिंग रिएक्शन है। सबसे पहले हमने देखा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की खास बात क्या है? वुड्स रिएक्शन 2 टाइप का होता है। एक अगर मोनोहेलाइड है तो, और दूसरा डायहेलाइड है। मोनोहेलाइड में इंटरमोलिकुलर, डायहेलाइड में इंट्रामोलिकुलर। इंटर में सिंपल और मिक्स्ड रहेगा, तो सिंपल में क्या क्या प्रोडक्ट, मिक्स में क्या है तुम्हें मालूम है। डायहेलाइड रहेगा तो साइक्लिक या अनसैचुरेटेड रहेगा। अगर अनसैचुरेटेड होकर फ्री रेडिकल बन रहा है तो रेजोनेंस करवाना चाहो तो करवाना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर उसके बाद वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन देखो, अगर फिनाइल है तो फिटिग रिएक्शन, एल्काइल है तो वुड्स रिएक्शन, दोनों का कॉम्बो है तो वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हमने देखा ग्रिग्नाइड रिएजेंट। ग्रिग्नाइड रिएजेंट RMG1X बना। फिर हमने देखा फ्रैंकलैंड रिएजेंट, है ना, जिंक लेते हैं ड्राई ईथर। फिर कोरिया सिंथेसिस में, है ना, लिथियम और ड्राई ईथर, फिर कॉपर आयोडाइड लिया जाता है, ठीक है। गिलमैन रिएजेंट बनता है यहाँ, ठीक है। फिर हमने देखा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस RCOONA। यहाँ काम की बात यह, पोटेशियम भी लिया जाता है, पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर काम की बात क्या है? एनोड में हमें मिलता है CO2 गैस और हाइड्रोकार्बन, कैथोड में मिलता है हाइड्रोजन गैस और NaOH। NaOH की वजह से pH बढ़ रहा है। अगर मैं फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लूंगा मुंह मत फाड़ में, तो एनोड और कैथोड दोनों में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। साइड प्रोडक्ट में यहाँ रेडिकल कॉम्बिनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो होगा ही, साथ में जो फ्री रेडिकल बना हुआ है वो आपस में भी फ्यूज होकर के नया प्रोडक्ट बना देंगे, जिसको बोलते हैं क्या बेटा? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। बोलो, बात समझ में आ रहा है? RCOOR, यही है ना? ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा? हंसडिकर रिएक्शन है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्किल ब्रोमाइड का। तो इसी के साथ ही फ्री रेडिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन के खत्म होते हैं। जितने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थे सब मैंने एक बार में एक ही जगह पे कंप्लीट करा दिया। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग बाकी सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। एक हमने आपसे बात की थी कि सब्स्टिट्यूशन जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। आज के लेक्चर में हम लोग इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, SNAE की बात करेंगे। फिर हम लोग कल की क्लास में SNAR, और कल के क्लास में ही SN1 और SN2 पढ़ने वाले। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन by addition and elimination, बोलते हैं इसको SNAE। देखो, ऐसे नहीं होता कि लिखना बंद करो, सुनना सब लोग।
मंकी, तो चाहती तो नए पेज का इस्तेमाल कर सकती थी। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। और यकीन मानो ये मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का जो टॉपिक है, इसका सिग्निफिकेंस जितने ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आप पढ़ोगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जितने एल्किल मतलब अमाइड्स हो गए, एस्टर हो गए, उन सब में यही रिएक्शन। एक चैप्टर तो ऐसा आएगा जिसमें बार बार मैं यही करूँगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सेंस है, यही चलता रहेगा पूरा। आप यकीन नहीं मानोगे, ये इसी में ही ये जो लाइन है, ये इसमें कितनी सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो जाएगी, सिर्फ ये आधे घंटे का जो टॉपिक है। तो इसको अच्छे से ढंग से समझना है, अच्छे मन से समझना है, ठीक है, और मज़े से समझना है। उतरा हुआ मुंह बना है, मैं कौन ही मार दूंगा एक एक को, सबको इसका समझ में आता है। तबीयत ठीक नहीं है, तेरे क्या हो गया है? हाँ, तो हंसना। हाँ, ये हुई ना बात। उदास नहीं रहना, मेरे साथ साथ कोऑपरेट करके पढ़ना। ऊपर वाले बच्चे लोग को देखो, उनकी आवाज़ नीचे आ रही थी, अभी एक्शन का हमको रिएक्शन देना है, हमारा आवाज़ ऊपर तक जाना चाहिए। दरवाजा खोल कुमेटी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? yes, अरे आ रहा है ना? yes, sir. हाँ ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले एसिड और एसिड डेरिवेटिव में ये रिएक्शन होगा। एसिड कौन कौन से होते हैं? तो एसिड होते हैं RC डबल बॉन्ड OH। और एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन होंगे? मैं इसको रिप्लेस करके एसिड का डेरिवेटिव बनाने जा रहा हूं। तो ये जो OH है, इसको मैं क्या करूंगा? रिप्लेस करूंगा, और यहां हो जाएगा RCO, और ये हो गया Z। अब ये Z बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। Z क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है ये Z जो है हेलोजन हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास एसिड का हैलाइड हो जाएगा, RCOX। इसको क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। समझ में आ रही बात? हो सकता है ये Z हो, OCO, ठीक है, और ये हो गया बेटा R। क्या हो? OCO और R। तो यहाँ हो जाएगा RC डबल बॉन्ड था, इसको हटा के हमने जोड़ दिया OCOR। इसको हमने एसिड का एनहाइड्राइड बोला था। एसिड का क्या है? ये एनहाइड्राइड। बोलो, बात समझ में आ रहा है? एसिड का क्या है? एनहाइड्राइड। हो सकता है ये Z जो है वो OR हो। क्या हो बेटा? OR, एल्कोक्सी ग्रुप हो। RC डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OR। इसको क्या बोलते हैं? ईथर। वाह, कौन बोला रे ईथर? जय जोहार संगवारी, गलत बोलने पर कोहनी मार देते हैं, ठीक है। चलो इसको बोलते हैं बेटा एस्टर। इतना मारूंगा, कोहनी पिराते रहेगा, इधर आई करते रहेगी, ठीक है। चलो Z की बात करते हैं, ईथर, है ना। यहाँ पर NH2 बन जाएगा, और संगवारी यहाँ पर RC डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे NH2। इसको हम लोग अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अमाइड। बोलो, क्लियर है? तो ये तो रहा एसिड, और ये उसके क्या हो गए? डेरिवेटिव। कमाल की बात तो ये है, अगर रिएक्टिविटी देखा जाए, रिएक्टिविटी फॉर SNAE, तो एसिड हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर एसिड एनहाइड्राइड है, फिर एस्टर है, फिर अमाइड है। मैंने इनको इनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे ही जमाया है, लिख लो। तो ये कंपाउंड जहां दिख जाए वहां यही रिएक्शन होना, ठीक है। क्यों? मेरे वजह से? मैं मना थोड़ी किया हूं। अब मेरे को तुम लोग चिढ़ाओगे तो क्या मैं खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री क्लास बोलना बंद कर दूंगा? नहीं ना। हाँ, फिर चलो, हो गया यहां तक? चलो देखो बच्चों लोग, सब लोग RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है बेटा? Z है। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। कौन अटैक करने आएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने कुछ स्टेप बता रखे हैं, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे बोलने के बाद बोलना, मतलब साथ साथ नहीं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बोलो। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नहीं, करेगी, सॉरी, करेगी, ठीक है। फिर ओपन करेगी,
है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा RCO माइनस, और ये हो गया बेटा न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया बेटा Z। ठीक है, चलो अब दो चीजें हो सकती है। अगर यहाँ पर स्पीशीज जो है, अगर यहाँ पर स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ जाए, क्या अटैक करने जाए, इलेक्ट्रोफाइल, तो स्टेप नंबर फर्स्ट था न्यूक्लियोफाइल का जोड़ना जो कि स्लो था, जो आरडीएस था। स्टेप नंबर सेकंड में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और बन जाएगा R, ठीक है, और ये हो गया C, ये हो गया NU, ये हो गया Z, और ये हो गया O माइनस, और ये हो गया E प्लस। ये इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये किसमें हमने पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन में हमने कर रखा है, कर रखा ना। क्यों ऐसा हुआ होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा जरा देखो। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर सेकंड देखना क्या हो रहा है। स्टेप नंबर सेकंड में कुछ अलग हो जाता है, क्या, ये क्लोज करता है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, क्लोज करेगी, पहले ओपन करी फिर क्या करेगी बेटा, क्लोज करेगी, ठीक है, और उसके बाद लीव करेगी। क्या करेगी बेटा, लीव करेगी। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया बेटा, अटैक किया, फिर क्या किया, ओपन किया, फिर क्लोज किया, और फिर लीव किया। ये जो Z लीव हुआ है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ करके EZ बना करके अलग हो जाता है। Z माइनस है ना, ये न्यूक्लियोफाइल इस E प्लस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। बोलो बात समझ में आ रहा है, EZ बना करके ये अलग हो जाता है। और यहाँ हमारे पास क्या देखने को मिलता है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ कौन जुड़ गया बेटा, NU, न्यूक्लियोफाइल। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं SNAE। ये मिलता है एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में। किसमें मिलता है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव। तो इन दोनों में ऐसा क्या फर्क हुआ होगा, इन दोनों में ऐसा क्या फर्क हुआ होगा कि रिएक्शन यहाँ प्रोग्रेस हो गई और रिएक्शन एसिड और एसिड डेरिवेटिव में इधर आ गई। देखो एल्डिहाइड कीटोन में ये क्या होता है, ये एक एल्किल ग्रुप है और ये दूसरा भी एल्किल ग्रुप ही था, इसका इफेक्ट प्लस आई ही था। क्या था बेटा, प्लस आई। लेकिन एसिड और एसिड डेरिवेटिव में जो Z है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव में जो Z है, या तो आपने देखा वो हेलोजन था, एल्काइल हैलाइड, और या तो वो क्या था, OC डबल बॉन्ड ONH2 था, या OC डबल बॉन्ड OR था, या तो वो NH2 था, या तो वो क्या था बेटा, OR था, यानी माइनस आई था। क्या था बेटा, माइनस आई। और सबका इफेक्ट आप देखोगे तो माइनस आई, और साथ ही साथ अगर M इफेक्ट देखोगे तो प्लस M था। अरे यार ये लोग जो है, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दूं तो ये लोन पेयर देने का काम कर रहे हैं, बेंजीन रिंग लगा दूं तो हेलोजन लोन पेयर देने का काम कर रहा है, बेंजीन रिंग लगा दूं तो ये भी प्लस M लगा रहा है, बेंजीन रिंग लगा दूं तो ये भी क्या लगाएगा, प्लस M लगाएगा। बोलो लगाएगा नहीं लगाएगा। तो इनके जो इफेक्ट है प्लस M और माइनस आई का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से माइनस आई तो हेलोजन के केस में डोमिनेटिंग हो जाता है। इस वजह से जो है ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अच्छे से जनरेट नहीं हो पाता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन। वहाँ पर R है, यहाँ पर Z क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन में Z इक्वल्स टू क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई, ठीक है, और यहाँ पर इफेक्ट माइनस आई और प्लस M होगा। यही फर्क बस आपको ढूंढना है, यही फर्क आपको ढूंढना है। इस वजह से मैकेनिज्म यहां ना शिफ्ट होकर के इधर शिफ्ट हो। और फर्क ढूंढना भी नहीं है, फर्क ढूंढने का तरीका मैंने बता दिया। एल्डिहाइड कीटोन रहेगा तो क्या लगाओगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दोगे। और अगर एसिड और एसिड डेरिवेटिव है क्या लगा दोगे, SNA। एसिड और एसिड डेरिवेटिव में रिएक्शन इधर प्रोग्रेस क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो Z है, Z का इफेक्ट माइनस आई और प्लस M होता है। माइनस आई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हुआ रहता है वहां से और उस चीज को बढ़ा देता है। बोलो बात क्लियर है। जबकि यहाँ पर प्लस आई लग रहा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है, तो प्लस चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के लिए ज्यादा फिजिबल होता है, यहाँ शिफ्ट होने लग जाती है। बोलो बात समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। उतना उसके रीजन की तरफ आपको फिर भी नहीं जाना है। मैं सीधी बात है, अगर एसिड और एसिड डेरिवेटिव हुआ तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस Z को लीव करना है, ठीक है। अगर एल्डिहाइड कीटोन हुआ तो इस स्टेप के बाद इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा के छोड़ देना है।
समझ में आया? तो दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म में फर्क क्या है समझ में आया? लेकिन हमको तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, तो अपने 4 स्टेप में काम करना है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, बोलो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, समझ में आया? यस सर। रे तुम सब फर्जी छोड़, चलो लिखो। जो Z है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। और यहाँ जो Z है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। इस वजह से ये फर्क आ गया। देखो यहाँ CH3COCl भी हो सकता है, C6H5COCl भी हो सकता है। बोलो हो सकता है? अरे हो सकता है ना? कुछ भी रहे सेम होगा, ठीक है। लिखो मत, मेरे साथ साथ पहले सुन लो। देखो ये कुछ रिएजेंट्स दिख रहे हैं आपको, कुछ 12 रिएक्शन दिख रहे हैं, ये रिएजेंट्स है ना, ठीक है। उधर वाला वो है इलेक्ट्रोफाइल और इधर वाला क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, आप जानते हो, पहचान लोगे, ठीक है। देखो मर गया न्यूक्लियोफाइल, इधर देख मंकी, इधर देख। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ठीक है। हाँ तू थोड़ा सा एक लाइन आगे चलना बोलने में ना, तू हो गई, अंजलि हो गई, साहू जी हो गई, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हम लोग जब तक क्लोज में पहुंचेंगे ना तो इन लोग अटैक करेगी में अटके रहेंगे, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा आगे से बोलते रहना, ठीक, पहले शुरू करना। चलो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, लगा दे रहे उन लोग भी तो पढ़ ही रहे हैं। ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, समझ में आया? हाँ ठीक है। ये देखो ये हो जाएगा OH, क्या बन गया? एसिटिक एसिड, OH बन गया। मुक्का मारूंगा एमिसिन, एसिटिक एसिड। बोलो समझ में आ रहा है? चलो ये न्यूक्लियोफाइल है, बोलो है ना। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, समझ में आया? यस एन से C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा OCH2CH3। क्या बन गया? क्या बन गया बताओ? क्या बना दिया अपन लोग? एस्टर। क्या बना दिए? एस्टर। और अभी तो रुको, अभी प्रोडक्ट बाकी है। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, समझ में आया सभी को? यस एन से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा है O और फिर C6H5, समझ में आया? ठीक है। अमोनिया है, कौन है बेटा? अमोनिया। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, समझ में आया सभी को? यस एन से C डबल बॉन्ड O। ये क्या फटीचर लोग को मैं कराटे सिखा रहा हूँ। NH2 अमाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? अमाइड, ठीक है। ये देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, बोलो भारत माता की जय। CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ जुड़ जाएगा NH और यहाँ हो जाएगा C2H5। नहीं आ रहा समझ में? और अभी रुको, ये देखो ये क्या है बेटा? एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन। अच्छा इसकी रिएक्शन इससे करा रहा हूं तो प्रोडक्ट ये बन रहा है। एग्जाम में इसकी रिएक्शन इससे पूछा, हम छोड़ के आगे रहेगा। दो एग्जाम में ये पूछा था, हम छोड़ के आगे। छोड़ दोगी क्या? नहीं, ठीक है। तो देखो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन, क्लोज, लीव, क्या बन जाएगा बताओ? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा? NH और ये हो जाएगा C6H5, ठीक है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन, क्लोज, लीव और यहाँ हो जाएगा CH3CO और यहाँ क्या हो जाएगा? NH और ये हो जाएगा NH2। समझ आ रहा ना सभी को? ये देखो। अच्छा इसमें नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। नाइट्रोजन ना बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। NH2 अगर न्यूट्रल कंडीशन है तो EN कम वाला देखना, ठीक है। तो ये बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट है। ये क्या है? बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट, ठीक है। तो ये आसानी से लोन पेयर देगा ऑक्सीजन से। ये भी दे सकता था, ये भी दे सकता था, तो यहाँ से मिलेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक,
ओपन क्लोज लीव, क्या बन जाएगा CH3CO और ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा OH। नहीं आ रहा समझ में? अब देखो रोना की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, तो यहाँ बनेगा CH3CO और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा OR। इसको क्या बोलते हैं? जय जोहर संगवारी, क्या बोले थे? एस्टर ना, सुन के मत बोल, ठीक है। ये है रोना। अभी मैं कोहनी मार दूंगा, उसके बाद रोते रहेंगे बच्चे, उसके बाद फिर शांत कराने के लिए रसना पिलाती है मम्मी, है कि नहीं? तो रोना के रिएक्शन के बाद देखो रसना की रिएक्शन, ठीक है। रसना मतलब कि है ना थायो, है ना, ये थायो OR है ना, मतलब नॉर्मल OR है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टर था, अभी क्या बनेगा थायो एस्टर, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CO और ये हो जाएगा SR, थायो एस्टर बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में माइनस और Mg प्लस है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ओपन क्लोज लीव, क्या बन जाएगा बताओ? CH3CO और ये क्या हो गया R, क्या बोलते हैं इसको? ईथर। कौन बोला ईथर? संगवारी कीटोन है ये बेटा। बोल बात समझ में आ रहा है? इतना मार मारेंगे, गलत गलत ही बोल रही है आज सुबह से, ठीक है। यहाँ पर अरे R माइनस, चुपचाप रहा। R माइनस यहाँ देख, अटैक किया, ओपन किया, क्लोज किया, लीव किया ना, R माइनस जुड़ा, CH3C डबल बॉन्ड O R, वो तो जब से चुपचाप बैठी है, वो बोलती ही कहाँ है कुछ। हाँ मतलब अभी वाला तू बोली थी गलत वाला, मैं तेरे को बचा रहा हूँ, ये पागल लोग। अब तू डांट खाएगी। CH3COR क्या है? गलत क्यों बोली? क्या है ये? कीटोन है। पहले क्या बोली थी? हाँ चलो इधर देखो, RCO माइनस है, एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगी? अटैक, ओपन, क्लोज, लीव। अच्छा वैसे मेरा पर्सनली ये फेवरेट है, मजा आता है ये रिएक्शन करने में, ठीक है। बोर लगे ना एग्जाम में, एक ही बार ऐसे, मतलब पेपर बन नहीं रहा ना, एक ही बार करते रहना ऐसे रिएक्शन। क्यों ऐसे ही करोगे क्या? नहीं बनाओगे तुम पेपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा O, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा R, क्या बन गया? एनहाइड्राइड बन गया। बोलो बात क्लियर है? तो किसी भी एसिड के डेरिवेटिव को अदर एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी। भारत माता की जय। बोलो बात समझ में आया क्या? छापो। C2H5NH2 में H प्लस अलग कर दे तो क्या बचेगा? C2H5NH माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन, क्लोज, लीव, तो NH यहाँ जुड़ेगा, फिर C2H5 जुड़ेगा। नहीं समझी? देख नहीं है समझ में? अरे उल्टा करके जोड़ना है ना इन लोग को यार, उसमें रो रहे हो तुम। संभाल लोगे ना? बन जाएगा सभी से। देखो जगह छोड़ दो, CH3COH OH, ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है ना। एसिड में जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर इसको मैं एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस करूं, रिप्लेस्ड बाय एसिटाइल ग्रुप, तो क्या बनेगा? एसिटाइल का ग्रुप क्या होता है? CH3CO फ्री वैलेंसी, यही होता है। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3CO और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? O, और इस O से जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। क्लियर है? अरे बोलो ना। अगर इस एसिडिक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं बेंजाइल ग्रुप से, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? C6H5 C डबल बॉन्ड, बेंजाइल नहीं बेंजोइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा C6H5।
इसको बोला जाता है बेंजोइलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बेंजोइलेशन। और बेंजोइलेशन का जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसको बोलते हैं शटन-बोर्मन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? शटन-बोर्मन रिएक्शन। बेंजोइल ग्रुप से रिप्लेस करूंगा एसिडिक हाइड्रोजन को तो बेंजोइलेशन, एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस करूंगा तो एसिटाइलेशन। बेंजोइलेशन पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए बोला जाता है शटन-बोर्मन रिएक्शन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है। अब एक रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टर का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो एस्टरिफिकेशन में हम लोग कोई भी एसिड ले लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या है बेटा? ओ एच। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोग एच ओ एच वाटर से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 लेने के 2-3 फायदे हैं। रिएक्शन को थोड़ा सा ये क्या कर देता है? फायदा कर देता है, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, और जो रिएक्शन के बाद यहाँ जो प्रोडक्ट बना है उसमें अगर ज़रा सा भी पानी आ गया तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आएगा, वापस से ये बना देगा। तो रिएक्शन को पीछे जाने से रोकता है, पानी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसका यूज़ भी है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इस ऑक्सीजन पे ना ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता हूँ, GPS लगा देता हूँ। मैं देख रहा हूँ वाटर में कहाँ कहाँ चीज़ें भागेंगे। वाटर नहीं ले लेते, एल्कोहल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? एल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया H, ये हो गया O, और ये क्या हो गया? ROH। ठीक है, मैंने इस ऑक्सीजन पे ना GPS सिस्टम लगा देता हूँ। देखो ये हो गया 18 लगा दिया आइसोटोप ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन होता है 16, मैंने 18 ऑक्सीजन लगा दिया। उसका एक आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव होता है। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, करेगी नहीं करेगी? ओपन करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? क्लोज करेगी। अच्छा, ये अटैक करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है ना? ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो H+ अलग हो जाएगा, RO- बनेगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी और लीव करेगी। यहाँ से क्या निकल गया? OH-। यहाँ से क्या निकला था? H। तो यहाँ क्या बन गया? H2O। और साथ ही साथ हमारे पास में मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ जुड़ा हुआ है OR। और GPS अभी भी कहाँ पे ट्रैक हो रहा है? इस कंपाउंड में ट्रैक हो रहा है। ये चीज़ समझ में आया? वहीं मैं बदल देता हूँ, मैं इस बार ना GPS दूसरे में लगा देता हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये H है, और ये हो गया HOR। ठीक है, वही कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार इस वाले ऑक्सीजन में GPS लगा देता हूँ। ठीक है, जो कंपाउंड है उसमें GPS लगाने का मतलब हंसी मजाक बोल रहा है, ऐसे नहीं होता। हाँ, समझ रहे हो ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी। यहाँ से, अच्छा ये बॉन्ड भी तो ब्रेक हो ही रहा था ना, यहाँ से H+ निकला, यहाँ से OH- निकला। तो प्रमा पटेल सो मत, यहाँ ध्यान दे, क्या बनेगा? H2O। इस बार GPS कौन से ऑक्सीजन में? इस ऑक्सीजन वाले में 18 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O और नॉर्मल ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है? R है। इसका मतलब है, मैं सिन्हा आँख बंद होने से सुला देंगे। ठीक है, खांसी आ रहा था, कोई बात नहीं, खांस ले बेटा। खांसने के बाद एक बात सुनना कि एस्टरिफिकेशन में जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, एस्टरिफिकेशन में जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, उस वाटर के फॉर्मेशन में क्या नोटिस किया मैंने? वाटर के फॉर्मेशन में क्या नोटिस किया, जल्दी बताओ? जो OH है वो किससे आएगा? एसिड से आएगा। और जो हाइड्रोजन है वो किससे आएगा? एल्कोहल से आएगा। ये मिली मुझे काम की चीज, ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी वाला पॉइंट, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। एस्टरिफिकेशन में जो वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, उस वाटर के फॉर्मेशन में जो OH ग्रुप है वो कहाँ से आता है बताओ? एसिड से। OH ग्रुप कहाँ से आया? एसिड से। और हाइड्रोजन जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? एल्कोहल। यूजुअली बच्चे क्या लगेगा, एसिड का काम क्या है? H+ देना, तो H कहाँ से आया? यहाँ से आया, ऐसे सोचते हो। नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन में H+ देने का काम कौन करता है? एसिड करता है। यहाँ उल्टा हो गया है, देखो
नहीं यार बात समझ में, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आया, वो पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 न लेता तो रिएक्शन तब भी होती, लेकिन वापस से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, वापस से ये बन गया। क्या मतलब दिया? एस्टर बन पाएगा क्या? नहीं। कंसंट्रेटेड H2SO4 के एक और प्रॉपर्टी आपको मालूम है, ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को सोख लेता है, जिस वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ पाती। समझ में आया? फटाफट ये रिएक्शन लिखेंगे सब। and OH from acid and OH from acid. देखो स्टेरिक सेंसिटिव रिएक्शन होगी, जितने बड़े बड़े ग्रुप रहेंगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करके अटैच होने के लिए जगह कम मिलेगा, तो HCOOH फॉर्मिक एसिड तेजी से रिएक्ट करेगा, फिर एसिटिक एसिड, समझे? फिर कौन होगा बताओ? C2H5COOH, ये इनकी रिएक्टिविटी रहेगी। जितने बड़े बल्कि ग्रुप लगते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होगी। एल्कोहल में भी CH3OH, सबसे मीथेनॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर इथेनॉल होगा, इस तरीके से रिएक्टिविटी डिसाइड होगी। ठीक है, अगर एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा, हिंड्रेंस बढ़ेगा, जिस वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जितनी भी रिएक्टिविटी वाली चीज़ें हैं ना, जब आप कॉपी रिवीजन करें उसमें हाइलाइटर चला के रखना, उसको एक बार रिवीजन करते चलना है। बाकी जो 3 मेन थे उसको तो मैंने अलग ही छांट के पहले ही करा दिया। और फिर एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला। जिन टॉपिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा है आप ये समझ लेना, उनके वेटेज भी ज़्यादा है, इसलिए सर ने ज़्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक में करवाए। ठीक है, आसान है ना? ऐसे नहीं कोई दिक्कत? गुड। चलो देखो, कुछ नहीं, इधर देखो तो। अंजलि, इस कंपाउंड का नाम बताना। कॉमन नेम बताओ। आए बाकी लोग? हाँ बोल। सैलिसिलिक एसिड, ये तेरे एसेंट से पूछ रही है कि बता रही है तो? हाँ ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, वेरी गुड। सैलिसिलिक एसिड बोलो है। इसकी रिएक्शन मैं पहले मीथेनॉल के साथ करता हूँ। किसके साथ करता हूँ बेटा? CH3OH। और फिर इसकी रिएक्शन में फिनॉल के साथ करता हूँ, C6H5OH। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 रखा हुआ है, बोलो है? अरे है ना? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल है ना, अटैकिंग, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। ये अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये मेरे पास रिएक्शन का साइट होगा। ये क्या होगा? रिएक्शन साइट फॉर SNAE, एस्टरिफिकेशन ही तो है यार। ये हो गया एसिड, ये हो गया अल्कोहल। नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए। आधे लोग सोच रहे हैं SO4 कहाँ जोड़ू, तो पागल, रिएजेंट है वो। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता जैसे स्कूल में होता आया है। इधर समझना है, पूरा कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रहा है? मेरे साथ साथ बोलना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी। भारत माता की जय। तो ये देखो, ये हो गया C6 है ना, बेंजीन का रिंग हो गया, ये हो गया OH, ये हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड O। अब OH अलग हो गया, कौन जुड़ा है? OCH3। इसका नाम होता है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम होता है इसका? मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ऑयल, नहीं,
स्मेल लाइक विंटर ग्रीन ऑयल। विंटर ग्रीन ऑयल मतलब झंडुआम जैसा स्मेल आने लगता है। ठीक है, आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से हुई युवकों की मौत। ठीक है, उन लोग क्या किए, पैसा कौड़ी, बजट कम था, लोकल वाला शराब लेके आ गए, देसी दारू। ठीक है, क्या होता है, अच्छे से अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस ना हो, आपको पता है कि जो ब्रेवेज है ये सब क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनते हैं। वाइन और बियर बस विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है, बाकी सब किससे बनते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से बने हुए रहते हैं। मालूम है ना आप लोग को ये सब। ठीक, चलो, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से जब बनाया जाता है तो कई बार क्या होता है ना, इनका एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, सब गवर्नमेंट इसलिए तो इन चीज़ों पे कंट्रोल रखती है। क्या कई बार गलत प्रोसेस से अगर हम लोग बना रहे, फर्मेंटेड होते हैं, तो इथेनॉल की जगह अगर गलती से मिथेनॉल बन गया तो मिथेनॉल ना जहरीला होता है। जहरीली पीले शराब पीने से युवक की मौत क्यों मरा मालूम है, उसमें मिथेनॉल प्रेजेंट था इथेनॉल के साथ में। ये भयंकर जहरीला होता है। क्या होता है, भयंकर जहरीला। सुन ले 2 मिनट। ठीक है, तो चेक करना है। अब तुम लोग सपोज फूड इंस्पेक्टर बन गए। ठीक है, तुमको चेक करना है, ये कंटेनर सब सील करो। ठीक है, इधर उसके बाद फिर बुलाए, उसको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या पी के देखोगी? ना तो वो जो जा रहा था तुम भी भोलेनाथ के पास रहोगे, हाँ बोल रहा है ना, नहीं करना है ऐसे। ठीक है, निपट जाओगे उसमें। तो फिर क्या करोगे बेटा, उस जगह पे सैलिसिलिक एसिड डाल देते हैं। सैलिसिलिक एसिड डालते ही ना धुएं के साथ एकदम ना झंडू बाम जैसा खुशबू आने लग जाता है, बदबू खुशबू में बदल जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसा। अगर ये मिथाइल सैलिसिलेट बन गया मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, मिथेनॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मिथेनॉल। अगर C6H5OH ले लिया जाए, इसको क्या नाम है, फिनॉल। अच्छा, इसको बोलता है टेस्ट ऑफ मिथेनॉल, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, टेस्ट ऑफ मिथेनॉल। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ बेटा, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कराऊँ तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा? तो क्या बन जाएगा, C6H5, यहाँ हो जाएगा OH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा C6H5। ठीक है, इसका नाम होगा फिनाइल सैलिसिलेट। क्या नाम होगा, फिनाइल सैलिसिलेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलॉल। क्या बोलते हैं, सेलॉल। एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है बेटा, एंटीसेप्टिक। एक होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है डिसइंफेक्टेंट। लाइजॉल डिसइंफेक्टेंट पावर क्लीनर। ठीक है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम बोलता है। क्यों, एंटीसेप्टिक भी बैक्टीरिया मारता है और डिसइंफेक्टेंट भी बैक्टीरिया मारता है। दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, हाथ में चोट लग गया तो मम्मी लग गई, मम्मी कोई बात नहीं बेटा, ये नया हार्पिक है, ये नहीं जलता है करके ढक्कन हार्पिक मार के पोछा मार देती है क्या? नहीं, यहाँ क्या डाल देते बेटा, एंटीसेप्टिक यानी कि डिटॉल। ठीक है, और उसके बाद या फिर सेवलॉन। ठीक है, तो डिटॉल तो फिर भी जलता है, वो अलग कंपाउंड है। सेवलॉन थोड़ा सा नहीं जलता, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल नहीं जलता। तो सेलॉल जो होता है ना, सेवलॉन का मेन कंपाउंड होता है। बोलो बात क्लियर है? डिसइंफेक्टेंट ना नॉन लिविंग चीजों के लिए कोई स्टेरिलाइजेशन में किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन बैक्टीरिया वगैरह को निपटा देते हैं। बोलो बात क्लियर है ना? ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या होता है बेटा, एंटीसेप्टिक। तो बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम। बोलो बात क्लियर है? हाँ, और लाइजॉल डिसइंफेक्टेंट पावर क्लीनर है कि नहीं, पोछा मारने के लिए। नहीं समझे? ठीक, लिखो। मजा आ रहा है सर, ये ऐसे टाइप का रहना चाहिए ना, डॉक्टर वाला वाइब आ जा रहा है सर ना। हाँ, अंजलि इस कंपाउंड का नाम बता। वही तो है सैलिसिलिक एसिड ना। हाँ, कुछ बच्चे क्लास के इतने मासूम है, नाम पूछा तो इस बार दूसरा होगा सोच रहे थे। अरे नालायक हो, CH3C डबल बॉन्ड OCl ले लो, या CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3 ले लो, कुछ भी ले लो। इस बार ये लोग मेरे पास SNAE का साइट होंगे, अटैकिंग साइट, ये लोग होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। कौन? सैलिसिलिक एसिड। देखो एस्टरिफिकेशन करने, एसिड का डेरिवेटिव, पहले एस्टरिफिकेशन था, इस बार ये एसिड डेरिवेटिव है, इनके साथ ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा।
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा। Cl अलग हो गया। यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, ये अलग हो गया, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इनमें समझो बॉन्डिंग को, CH3C डबल बॉन्ड O है, बोला है। यहाँ से क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, बोलो जुड़ा नहीं जुड़ा? और उस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? C6H5, अरे है कि नहीं है? अरे ये ऑक्सीजन और ये जुड़ा हुआ था। और फिर यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? COOH। नहीं सिमरन, ये आया नहीं आया समझ में? सच बता, पक्का? ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, COOH, और ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। नाम क्या है इस जनाब का? एस्पिरिन। क्या नाम है इसका? नाम एस्पिरिन। इसका नाम क्या है? यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप जुड़ा ना, तो इसका नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलेट। एसिटाइल सैलिसिलेट, ठीक है। मिथाइल, अगर फिनाइल जुड़ गया तो फिनाइल सैलिसिलेट। एसिटाइल, CH3CO को एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइलेशन, है ना, तो इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलेट। इसको बोलते हैं एस्प्रिन। आपको एस्प्रिन की प्रॉपर्टी में बार बार याद दिलाता हूँ। एस्प्रिन सबसे पहले तो एनाल्जेसिक है। क्या है बेटा? एनाल्जेसिक, ठीक है। सर में दर्द है, बदन में दर्द है, हाथ दुख रहा है, कमर में दर्द है, पढ़ने का मन नहीं करता, बहाना लग रहा है बहुत, एस्प्रिन मेरे भाई बंधु कंपनी की तरफ से ऑफर आया है, एक टुकड़ा एनाल्जेसिक है, यानी पेन किलर का काम करेगा। मेरे भाई बंधु, माताओं, बहनों, जिनको कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, पढ़ने का मन नहीं करता, एक टैबलेट एस्प्रिन खिला दूंगा, सर का दर्द काम हो जाएगा। आइटम हो गया एक। और कंपनी की तरफ से दूसरा ऑफर हम लोग देखने जा रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई बंधु, दूसरी प्रॉपर्टी देख लेना, एंटी हिस्टामिक होता है। मेरे भाई बंधु को एलर्जी रहता है, बस में बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी में बात नहीं कर सकते फ़ोन में बॉयफ्रेंड से क्योंकि छींक बहुत आता है। ऐसे मेरे कलेशी भाई बंधुओं के लिए एंटी हिस्टामिक ड्रग होता है, तुरंत एलर्जी को डाउन कर देता है। क्या कर देता है? तुरंत एलर्जी को डाउन कर देता है। आइटम हो गया 2, रेट वही एस्प्रिन। बोलो बात समझ में आ रहा है? 10 रुपए की पत्ती आती है। एंटी हिस्टामिक के बाद एनाल्जेसिक हो गया एंटी पायरेटिक। क्या होता है बेटा? एंटी पायरेटिक। मेरा मजनू भाई बाहर गया बारिश में, है ना, और मेरी श्रद्धा कपूर, है ना, बारिश में छम छम करने लग गई, नाचने लग गई, सर्दी लग गया, बुखार चढ़ गया, मैं क्या खिला दूंगा मेरे भाई बंधु? एस्प्रिन खिला दूंगा। क्या खिला दूंगा? एस्प्रिन। आइटम हो गए 3, रेट वही 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। उसके बाद भाई बंधु बुढ़ापे में चले गए हैं, बेटा बात नहीं सुनता है, घर में टेंशन हो गया, कलेश के चक्कर में बीपी हाई है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा पड़ा हुआ है, ऊपर से फिर टेंशन में ब्लड क्लॉट हो चुका है। ऐसे मेरे क्लॉट होने वाले भाई बंधुओं के लिए हम लोग देने जा रहे हैं एंटी ब्लड कोएगुलेटरी। क्या है बेटा? एंटी ब्लड कोएगुलेटरी। तो आइटम हो गए 4 और रेट वही 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। कौन सा बेटा? एस्प्रिन, एंटी ब्लड कोएगुलेटरी। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी इतने सारे फायदे हैं मेरे भाई, कंपनी की तरफ से सस्ता बिक रहा है, ग्राहक को फायदा पहुंचाना है, इसलिए बेचने यहाँ पर आए हैं। लेकिन आसानी से कहीं पर भी इसको मिलता नहीं, डॉक्टर तुरंत प्रिस्क्रिप्शन में लिखता नहीं। क्यों नहीं लिखता मेरे भाई बंधु? कोई एल्कोहलिक पेशेंट है, उसको एस्प्रिन दे दिया जाए तो पेट के अंदर तुरंत गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, इसीलिए एस्प्रिन को आसानी से दिया नहीं जाता। लेकिन जिन लोग हार्ट पेशेंट होते हैं उनको क्या दिया जाता है? एस्प्रिन। उनको बोलते हैं रेगुलर खाओ। और ब्लड कोएगुलेटरी, खून को क्या कर देता है? पतला कर देता है। वैसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। बीपी को क्या कर देता है? नॉर्मल। तो जो ब्लड पेशेंट वाले होते हैं, जिन लोग को वो होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं मरीज, इकोस्प्रिन, उसमें एस्प्रिन ही होता है। उनको बोलते हैं डेली खाना, बंद नहीं करना। फिर बोलते हैं कि गाड़ी धीरे चलाना, शेविंग करते टाइम ध्यान रखना। अब पेशेंट बोलता है ये सब क्यों डॉक्टर बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खून हो चुका है क्या बेटा? पतला। हो गया? इसका नाम क्या है? बोलो क्या? यस, शाबाश। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक एसिड। क्या है? सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मैं पहले मीथेनॉल से करा रहा हूं, और फिर इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा
फिनॉल से। तो ये लोग एज अ न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह काम करेंगे। और ये SNAE के लिए रिएक्शन साइट हो जाएगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, ओपन करेगी, क्लोज करेगी, लीव करेगी, OH लीव हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा C6H5, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा C, ये डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OCH3। ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम है? मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है। स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मतलब उसके जैसी खुशबू आती है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मतलब झंडू बाम जैसा बदबू आता है, खुशबू आता है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। और ये क्या है? टेस्ट ऑफ फिनॉल है। क्या है बेटा? ये टेस्ट ऑफ फिनॉल है। आपने सुना होगा, है ना, जहरीली शराब पीने से हुई युवकों की मौत। ठीक है। कच्ची शराब पी रहे थे उन लोग, और उसमें क्या था? मीथेनॉल था। वो जो मीथेनॉल होता है वो जहरीला होता है, इथेनॉल नहीं। कौन बेटा? मीथेनॉल। ठीक है। तो मीथेनॉल की उपस्थिति की वजह से उन लोग निपट जाते हैं, आँख खुलते ही सीधा भोलेनाथ को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। चलो, तो वो टेस्ट करने के लिए सपोज आप आबकारी विभाग में आ गए, बड़े अफसर बन गए, फूड इंस्पेक्टर बन गए, आप सपोज चेक करना है आप लोग को कि मीथेनॉल है कि नहीं इस शराब में, जो कंटेनर सील की हो लोकल शराब, उसमें मीथेनॉल है कि नहीं, जहरीला है कि नहीं। एक गुट पी के देखोगे, क्या करोगे बताओ? सैलिसिलिक एसिड डाल दोगे। सैलिसिलिक एसिड डालते ही जो उसकी बदबू है खुशबू में बदल जाएगी, झंडू बम जैसा खुशबू आने लग गया, मतलब वहाँ पर क्या है बेटा? मीथेनॉल है। अगर फिनॉल डाल दूंगा तो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा। और बोलो भारत माता की जय। यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा C, ये होगा डबल बॉन्ड O, ये होगा O, ये होगा PH। इसका नाम होता है फिनाइल सैलिसिलेट। क्या नाम होता है? फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट। इसका स्मेल कैसा होता है? ये स्मेल नहीं, फिनाइल सैलिसिलेट है। इसको सेलॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेलॉल। एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है बेटा? एंटीसेप्टिक। आपने सुना होगा लाइजॉल डिसइंफेक्टेंट पावर क्लीनर, और आप सुना होगे बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। सुना ही नहीं किसी ने? ऐसा थोड़ी होता है हाथ में चोट लग गया, मम्मी लग गई, कोई बात नहीं बेटा, ये नया हार्पिक है, लाल टॉयलेट के लिए, नीला बाथरूम के लिए, ये नहीं जलता करके हार्पिक से पोछा मार देती है क्या मम्मी? एड में क्या करती है बेटा? उसमें डेटॉल डाल के बोरो प्लस लगा देती है। लगाती है नहीं डालती? ठीक है। और पोछा मारने के लिए ये सब के लिए क्या रहता है? लाइजॉल रहता है। तो डिसइंफेक्शन होता है मरे हुए। डिसइंफेक्टेंट मतलब नॉन लिविंग का स्टेरिलाइजेशन करना है तो डिसइंफेक्टेंट, और लिविंग का अगर स्टेरिलाइजेशन करना है तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? एंटीसेप्टिक। तो ये एंटीसेप्टिक होता है। कौन बेटा? फिनाइल सैलिसिलेट, सेलॉल। समझ में आया? लिख लो। वो सेवलॉन होता है ना, सेवलॉन, उसका मेन कंपोनेंट ये होता है, जलता नहीं है। सेवलॉन, डिटॉल नहीं, सेवलॉन। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।